जी आए, लेकिन साथ में रियल्टी सेक्टर के लिए कुछ नहीं लाए। जी हाँ, चुनावी बजट से भी रियल्टी सेक्टर के हाथ मायूसी ही लगी। हालांकि सस्ते मकानों की सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में सस्ते मकान बनाने के लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी। इसी तरह शहरी इलाकों को 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ये बिल्डरों के हाथ तब आएगा जब नेशनल हाउसिंग बैंक इसके लिए एक फंड लॉन्च करेगा। हालांकि इस हफ्ते रियल्टी के लिए कुछ राहत की खबरें भी हैं। क्या है, जानेंगे रियल एस्टेट टीवी में। नमस्कार, मैं हूँ कविता कृष्णन। आइए देखें रियल्टी सेक्टर में इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। तेलंगाना बना देश का 29वां राज्य। 10 साल तक हैदराबाद बना रहेगा दोनों राज्यों की राजधानी। बिल्डरों की धांधली पर लगेगा ब्रेक। महाराष्ट्र को मिला देश का पहला रियल एस्टेट रेगुलेटर। और यूनिटेक पर एलआईसी ने जानबूझकर डिफॉल्ट करने का आरोप लगाया। अब सरफेसी के तहत होगी कार्रवाई। साथ ही टैक्स सीजन में चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी टैक्सेस पर। तो अगर आप भी अपने प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन और पेमेंट को लेकर कंफ्यूज है तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देखेंगे हमारी एक्सक्लूसिव खबर। एलआईसी ने यूनिटेक को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। 2008 में एलआईसी ने यूनिटेक को 200 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म लोन दिया था। अब एलआईसी का आरोप है कि यूनिटेक जानबूझकर ये कर्ज नहीं लौटा रहा है। इसीलिए अब इस कर्ज की रिकवरी के लिए एलआईसी सारफेसी के तहत एक्शन लेने वाला है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, ये खबर आप काफी समय से ट्रैक करते आ रहे हैं, आखिर क्या है पूरा मसला? जी बिल्कुल, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने यूनिटेक को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है और इस बात की चिट्ठी एलआईसी ने यूनिटेक को भेज दी है। हालांकि इस मुद्दे पर जब हमने यूनिटेक से पूछा तो यूनिटेक ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया है। ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि साल 2008 में एलआईसी ने टर्म लोन के तौर पर 200 करोड़ रुपए का लोन दिया था यूनिटेक को नोएडा के एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उस लोन की रकम की जो भुगतान होता है तय समय सीमा भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए विलफुल डिफॉल्टर का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसको सबसे पहले सीएमसी वाले ने बताया था। और अब जाकर चूंकि उसने लोन की रकम का भुगतान नहीं किया तो एलआईसी ने उसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। और अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरफासी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। सरफासी एक्ट के तहत कार्रवाई का मतलब यह हुआ कि लोन की जो भी बची हुई रकम है उस रकम की वसूली के लिए जो गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी थी यूनिटेक की तरफ से, उसका कुछ न कुछ एनकैशमेंट होगा और अपनी रकम एलआईसी निकालना चाहेगा। जी, इस हफ्ते महाराष्ट्र को मिला देश का पहला रियल एस्टेट रेगुलेटर। अब राज्य में बन रहा हर प्रोजेक्ट, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल या रिटेल हो, इसके तहत आएंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी इसके दायरे में आएंगे। जब तक डेवलपर्स प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तब तक वो उसकी मार्केटिंग या बिक्री नहीं कर पाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार एक रेगुलेटर पर काम कर रहा है। महाराष्ट्र ने अपना अलग रेगुलेटर इसीलिए बनाया क्योंकि रियल्टी में धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे थे। काफी इंतजार के बाद महाराष्ट्र में रियल्टी रेगुलेटर आ गया। देखा जाए तो महाराष्ट्र का ये रियल एस्टेट रेगुलेटर भारत में अपनी तरह का पहला होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मंजूरी मिलते ही ये हरकत में आ जाएगा। इसके दायरे में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल प्रोजेक्ट आएंगे। इनके साथ ही नए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी इसके दायरे में आएंगे। वहीं माडा और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस रेगुलेटर के दायरे से बाहर होंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटर के पास एक सिविल कोर्ट जैसे अधिकार भी होंगे, जिसके लिए हाउसिंग एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटर के आने के बाद अब से हर प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री जरूरी होगी। इसके साथ ही प्रोजेक्ट फाइनेंस की भी पूरी डिटेल बतानी होगी। बिना ओसी अब बिल्डर्स भी पोजेशन नहीं दे पाएंगे। इसके साथ जब तक ओसी नहीं मिलती तब तक प्रोजेक्ट के 10% मकान रेगुलेटर के पास ही रहेंगे और पोजेशन में देरी हो जाने पर 10,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना भी लगेगा। और अब वक्त है इस हफ्ते की बिग डील का। मुंबई के लोडा डेवलपर्स ने लंदन में एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। लंदन के कैरी स्ट्रीट पर बने न्यू कोर्ट को लोडा ने इन्वेस्टमेंट फंड वेलपुट से 930 करोड़ रुपए में खरीदा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पास इस प्लॉट पर लोडा को 1 एकड़ से ज्यादा का डेवलपेबल एरिया मिलेगा। कंपनी के डिप्यूटी एमडी अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि इसका पेमेंट वो अप्रैल तक 2 हिस्सों में पूरा करेंगे और पहला ट्रांच का पेमेंट कंपनी कर चुकी है। आपको याद ही होगा कि पिछले साल नवंबर में ही कंपनी ने लंदन के मेफेयर इलाके के ग्रोविनर हाउस खरीदा था, जिसमें कनेडियन एम्बेसी के ऑफिसेस थे। ग्रोविनर हाउस के लिए लोढ़ा डेवलपर्स ने 3,000 करोड़ रुपए चुकाए थे। नए प्रॉपर्टी न्यू कोर्ट में भी कंपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाएगी।
लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक। आगे चर्चा करेंगे कैसे कैलकुलेट होता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स और टैक्स भरते वक्त किन बातों का रखें ध्यान। बी राइट बैक। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी। फरवरी मार्च यानी टैक्स सीजन सर पर है और अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो उस पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैलकुलेट करें प्रॉपर्टी टैक्स, इसे भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? वेल, वरी नॉट, जब हम हैं आपके साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक खास मेहमान, लीगल और टैक्स एक्सपर्ट विनय सिंह, जो हमारे लिए प्रॉपर्टी टैक्स सिंप्लीफाई करेंगे। स्वागत है आपका विनय। काफी चर्चा में रही है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कैलकुलेशन है उसका तरीका बदल रहा है। एक रेटेबल वैल्यू की बात हो रही है, एक कैपिटल वैल्यू कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो क्या है रेटेबल वैल्यू? शुरू उससे करते पहले। ये जो सिस्टम है रेटेबल वैल्यू का, ये ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में सेट किया था और जो प्रॉपर्टी के टैक्स की कैलकुलेशन है उसका बेसिस होता है कि क्या रेंट इसे मिल सकता है एक साल में। तो जो उसका सालाना रेंट एस्टिमेटेड होता है वो बेसिस हो जाता है, उसके ऊपर रेटेबल वैल्यू कैलकुलेट होता है और रेटेबल वैल्यू का एक जो परसेंटेज है वो टैक्स होती है। जैसे मुंबई में मार्च 2010 तक ये रेटेबल वैल्यू सिस्टम चल रही थी, तो हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो रेट था वो रेटेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 83.5% उसका टैक्स होता था। यानी रेंटल से जुड़ा हुआ है। रेंटल से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब मुंबई में बदल गया, राइट? अब इसमें काफी सारी दिक्कतें आती है इस रेट में। दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो जब ये रेटेबल वैल्यू फिक्स होता है तो परमानेंटली फिक्स हो जाता है। तो आपकी बिल्डिंग अगर 50 साल पहले बनी थी, उस वक्त जो रेटेबल वैल्यू फिक्स हुआ था वो आज तक चेंज नहीं होगा। जब तक वो बिल्डिंग खड़ी है वो चेंज नहीं होता। तो इसके कारण क्या होता है कि काफ़ी डिस्पैरिटी आ जाती है कि आज एक मरीन ड्राइव पे बिल्डिंग है जो 50-60 साल पुरानी है, उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में है, और आज एक बिल्डिंग है मीरा रोड में जो कि आज खड़ी हुई है, लेकिन मीरा रोड की बिल्डिंग का जो फ्लैट का टैक्स है वो यहाँ के फ्लैट के टैक्स से कहीं ज़्यादा होता है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये काफ़ी तकलीफ पहुँचाती है। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम है कि जब आप कहते हैं कि रेटेबल वैल्यू पर बेस्ड है, तो जब आप इस कोई भी फ्लैट को आप भाड़े पर दे देते हैं, समझो 20-25 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो जब आपने भाड़े पर दिया तो इमीडिएटली वो रेटेबल वैल्यू चेंज हो गया उसका, क्योंकि रेंटल वैल्यू चेंज हो गया, और इस कारण से जो टैक्स है वो काफ़ी शूट अप हो जाता है, 40-60% बढ़ जाता है टैक्स। तो ये दो कारण से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी, और इसीलिए ये जो सिस्टम है हमारी अभी जो कैपिटल वैल्यू सिस्टम जो 1/4/2010 से आई है मुंबई में, ये जो सिस्टम है ये आपके प्रॉपर्टी वैल्यू को देखती है। तो मार्केट वैल्यू, हाँ, मार्केट वैल्यू जो आप रेकनर का, हमारा जो रेडी रेकनर है स्टैम्प ड्यूटी का, ये इसका बेस है। तो आप वहाँ से प्रॉपर्टी का बेस वैल्यू निकालिए कि आपका जो फ्लैट है उसका बिल्ट अप एरिया क्या है, कारपेट प्लस 20%, उस पर आप ये जो रेकनर का रेट है वो लगाएं, और आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने क्लासिफाई की हुई है। जैसे रेजिडेंशियल लैंड है, ओपन लैंड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, शॉप कमर्शियल है और इंडस्ट्रियल है। तो ये 4 कैटेगरीज में अलग अलग फैक्टर्स दिए हैं। तो आपका जो एरिया है उसे आप मल्टीप्लाई करिए आपके रेकनर वैल्यू से, फिर उसे आप मल्टीप्लाई करते जाइए अलग अलग फैक्टर से। एक फैक्टर है किस किस्म की प्रॉपर्टी है, फिर उसमें भी सब कैटेगरीज है, जैसे कि लग्जूरियस आरसीसी। और मेरे ख्याल से ये सब आजकल ऑनलाइन भी होने लगा है, क्योंकि ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर आ गया है बिल्कुल सरकार की। इस पर आगे बात करेंगे। ये बताइए, ये जो रेंटल वैल्यू और कैपिटल वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन आपने बताया, मुंबई में तो अब जो है मुंबई एमएमआर में कैपिटल वैल्यू से ही कैलकुलेशन होता है, लेकिन दूसरे शहरों में क्या कैपिटल वैल्यू पर प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट होता है? दूसरे शहरों में अब तक तो नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि पूना और नागपुर ये अभी काफी जल्द मूव करेंगे कैपिटल वैल्यू सिस्टम पर। और देश भर में क्या सीन है? क्या यहाँ पर रेंटल वैल्यू पर कैलकुलेशन ज्यादा शहरों में होता है कि कैपिटल पर? ज्यादातर रेंटल वैल्यू पर ही होता है। जो हमारा पुराना रेटेबल वैल्यू का सिस्टम था यही सब जगह चल रहा है, जैसे कि बैंगलोर वगैरह में भी रेटेबल वैल्यू सिस्टम ही है अब तक। और एक सवाल कैपिटल वैल्यू को लेकर, क्योंकि ये रेडी रेकनर रेट से लिंक्ड है, क्या ये मानना सही होगा कि अब जब भी रेडी रेकनर में रेट्स बदलेंगे
बढ़ेंगे या घटेंगे, आपका प्रॉपर्टी टैक्स में भी उस तरह का बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब जो 2010 के बाद जो बिल्डिंग्स बनी है 2011-12 में, तो वो 11 और 12 के रेकनर रेट लेते हैं। तो जैसे जैसे रेकनर रेट चेंज होगा आपका ये वैल्यू भी चेंज होगा। लेकिन एक चीज़ है कि जब ये टैक्स फिक्स किया गया है तो उसमें एक प्रोविजन है कि 5 साल तक ये टैक्स चेंज नहीं होगा। तो ये थोड़ी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। राइट। और एक बात बताइए, जैसे फ्लैट्स में जब हम रहते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो आपको फी देना पड़ता है वो तो आपके मेंटेनेंस में कट जाता है, साथ में आपका वाटर टैक्स एक जाता है, ड्रेनेज टैक्स जाता है, एजुकेशन सेस, बिजली के लिए अलग से एक टैक्स जाता है। क्या ये सब भी प्रॉपर्टी टैक्स में जुड़ा हुआ है कि अलग है? नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स में और अलग किस्म की चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन सेस है, कुछ ट्री सेस है, सिवरेज है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी रेटेबल वैल्यू पर ही कैलकुलेट की जा रही है, क्योंकि वो एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आई है। तो इन फ्यूचर अमेंडमेंट्स आएंगी, लेकिन अब तक वो ये 3-4 चीज़ें हैं जो पुरानी म्युनिसिपल टैक्स में, आपके प्रॉपर्टी टैक्स में थी, वो अब तक रेटेबल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होकर के जुड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं है, बट सिवरेज है, एजुकेशन सेस है, ये सब चीज़ें हैं। राइट। और अगर ज़मीन है, जैसे प्लॉट ऑफ लैंड है, तो क्या उस पर भी मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा? बिल्कुल देना होगा। मैंने जैसे कहा कि लैंड, ओपन लैंड का अलग से है, फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना ही है। और जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट होने के लिए आपको 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं, तो उस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन अलग होगा? बिल्कुल, क्योंकि उसे हम लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो उसके फैक्टर्स अलग हैं। तो अगर वो लैंड है तो उसका लैंड के तरीके लिया जाएगा, अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है तो प्रॉपर्टी के हिसाब से लिया जाएगा। जी। और जो इंडिविजुअल बंगलोज है, वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन किस तरह होता है? सेम सिस्टम है, सिर्फ जो फैक्टर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि बंगलो हुआ या रो हाउस हुआ या ड्यूप्ले हुआ, ये सारी चीज़ें लग्जूरियस कैटेगरी में आती है, तो इसीलिए उनका फैक्टर 1.25 दिया है। तो इफेक्टिवली आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन एक 25% से इंक्रीज हो जाती है। राइट। और ओवरऑल प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे पहले भी हम बात करें कि अब वो ऑनलाइन होने लगा है प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन कई शहरों में, तो ये सिस्टम्स जो है उसकी एफिकेसी कितनी अच्छी है? क्या वो एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर पाते हैं कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स कितना होना चाहिए? 2-3 साइट्स जो मैंने देखी हैं, जैसे बेंगलुरु की है या पूना की है, वो काफ़ी एफिशिएंटली करती है। उनके थोड़ा सिंपल भी है। हमारा जो मुंबई में कैलकुलेशन है वो थोड़ा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा डिटेल्ड भी है। इसीलिए मैं कहूँगा कि वो साइट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कैलकुलेटर है, ठीक ठाक काम भी करता है, लेकिन थोड़ा और उसे यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए, मैं समझता हूँ। जी। एंड फाइनल क्वेश्चन ये बताइए कि प्रॉपर्टी टैक्स भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका जो कैलकुलेशन है एरिया वाइज और फैक्टर्स वाइज ये करेक्ट है कि नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बीएमसी को अप्रोच कर सकते हैं, वो उसे रेक्टिफाई करने के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सही टाइम पर ये भरना है, क्योंकि अगर आप वक्त पर नहीं भरेंगे तो उसमें 2% पर मंथ की पेनल्टी लगती है। तो लास्ट डेट क्या होता है जनरल तौर पर? अलग अलग नॉर्मली आपको जब बिल आता है तो आपको थोड़ी मोहलत दी जाती है वो भरने के लिए, महीना भर, 1.5 महीना। तो उसके अंदर आप उस दौरान में आप भर देंगे लास्ट डेट के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली 2% पर मंथ पेनल्टी लग जाती है। और ये बिल कब तक आता है आपके पास? बिल टिपिकली आपके हाफ ईयरली बिल्स होते हैं हमारे, तो अप्रैल टू सितंबर का जो बिल है वो अप्रैल एंड तक आ जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा 1-आध महीना यहाँ डिले हो जाता है कॉर्पोरेशन की तरफ से। जी, शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर राज्य प्रॉपर्टी टैक्स अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करता है, लेकिन बेसिक फंडा एक ही है और ये काफ़ी पेचीदा मामला भी है। इसीलिए अगर आपके प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े कोई भी सवाल है तो ज़रूर लिख भेजिए। रियल एस्टेट टीवी के आने वाले एपिसोड में हम इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी और अब चलेंगे शॉपिंग पर किसी छोटे शहर में। जी हाँ, छोटे शहरों में रिटेलर्स को बिग बिजनेस दिख रहा है। व्हाइट गुड्स रिटेलर क्रोमा अपने ज्यादातर नए स्टोर्स टियर 2 मार्केट्स में खोल रहे हैं, तो प्राइवेट इक्विटी फंड ज़ैंडर की कंपनी वर्चुअस रिटेल ने अपनी शुरुआत ही सूरत से की है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी JLL की हाल में आई रिपोर्ट में भी साफ है कि छोटे शहर रिटेलर्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। ज़ारा, बॉडी शॉप, मार्क्स एंड स्पेंसर, कैल्विन क्लाइन या फ्रेंच कनेक्शन, ऐसे प्रीमियम ब्रांड्स के लिए आपको मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि खुद ये ब्रांड्स अब आपके पास चल कर आएंगे। अब टाटा की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी क्रोमा को ही ले। हाल ही में कंपनी ने पंजाब में जलंधर, लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट और महाराष्ट्र में नासिक में आउटलेट खोले हैं। यहाँ पर इतना फायदा हुआ है कि 2015 में वो चंडीगढ़ और सूरत में बिजनेस बढ़ाएंगी और जयपुर में भी दुकान खोलेगी। क्रोमा को छोटे शहर में बिजनेस बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। छोटे शहरों में ये देखा गया है, जैसे प्रवोक का जो मॉल औरंगाबाद में बना हुआ है, या आप काफ़ी सारे मॉल जो सूरत और बड़ौदा और इवन राजकोट में जो बने हुए हैं, इंडिविजुअल ओनर्स है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद के शोल्डर के ऊपर और बहुत अच्छी तरह से वो मॉल को रन करते हैं। रिटेलर्स को काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिलता है, उनके कैंप के जो चार्जेस होते हैं वो सही होते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी JLL के मुताबिक छोटे शहरों में नौकरियों के मौके और लोगों की कमाई दोनों बड़ी हैं और रिटेलर को यहाँ प्रॉपर्टी भी सस्ते में मिल रही है। सारे रिटेलर्स इस शहर को जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे वो कंज्यूमर है जो उनके प्रोडक्ट को चाहता है और यहाँ पे मॉल्स अभी एग्जिस्टिंग हैं और पाइपलाइन में भी मॉल्स हैं, तो मॉडर्न रिटेल यहाँ पे बढ़ने वाला है। हर ब्रांड जो इंडिया में आ रही है ये इन 10 शहरों के लिए रेडी है, लग्जरी को छोड़ के। कुछ दिन पहले ही JLL ने अपनी रिपोर्ट में रिटेल के सबसे पसंदीदा 20 शहरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में ज्यादातर छोटे शहर ही हैं। इसमें अहमदाबाद, सूरत और चंडीगढ़ के साथ वडोदरा, नागपुर, कोयम्बतूर, लखनऊ, जयपुर, लुधियाना, कानपुर और रायपुर भी शामिल है। बड़े निवेशकों को भी छोटे शहरों में वैल्यू दिख रहा है। प्राइवेट इक्विटी फंड ज़ैंडर की रिटेल कंपनी वर्चुअस रिटेल सूरत को देश के टॉप 9 अर्बन मार्केट्स में गिनता है। यही वजह है कि उन्होंने अपना पहला मॉल सूरत में खोला है और आगे चलकर अहमदाबाद में भी मॉल खोलने की तैयारी में है। अब वक्त है हमारे खास सेक्शन टॉप टिप्स का, जहां हमारे एक्सपर्ट BOP.in के MD अमित मावी आपको देंगे घर खरीदने के लिए अपने एक्सपर्ट नुस्खे। स्वागत है आपका अमित। तो इस बार क्या एक्सपर्ट टिप लाए आप हमारे लिए? जी, जैसा कि हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ में देखिए निवेश करने के लिए, उसके साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका आज की मार्केट में ऐसे बहुत सारे पेमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो, बैंगलोर हो, जिसमें 30% यू पे नाउ एंड 70 ऑन पोजेशन, एंड स्पेशली अगर प्रॉपर्टी आपको 1 साल के अंदर मिल रही है तो ये एक अच्छा एंट्री एग्जिट हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। सो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज जो 1 से 1.5 साल के पीरियड के अंदर आपको पोजेशन मिल रहा है, अगर सिविल स्ट्रक्चर रेडी है, आप सारी चीज़ें चेक करिए एंड देन पेमेंट प्लान ऑप्शन अवेलेबल है 30-70, तो आपको अपसाइड पूरे फ्लैट की मिलेगी और पैसे अभी सिर्फ 30 देने पड़ेंगे। तो दिस आई वुड से इज अ पेमेंट प्लान अलॉन्ग विद रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इन दीज टाइम्स। जी, तो पोजीशन लेने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए? पोजीशन लेने से पहले एक तो जो भी एरिया आप जब नापने जाते हैं तो अपने साथ आर्किटेक्ट को या किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को जो इस बारे में जानता हो जरूर ले जाए, बिकॉज इन आवर ओपिनियन इसमें बहुत चोरी होती है। सुपर एरिया और कारपेट एरिया एक टेक्निकल टर्म्स हैं जो अंटिल आर्किटेक्ट ना हो आप समझ भी नहीं पाएंगे, एंड मोस्टली डेवलपर उल्लू बना देते हैं इन चीज़ों में। मैं कहूँगा कि एक तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, एक पूरी चेकलिस्ट हमने अपनी वेबसाइट BOP.in पे भी रखी हुई है। इसमें सारी लिस्ट है कि अगर आपको चेक करना है POP तो उसमें क्या चीज़ देखने की है, अगर आप फ्लोरिंग देख रहे हैं तो क्या चीज़ देखने की है, अगर आपका बाथरूम फ्लोर है उसमें स्लोप है नहीं है, तो वेरियस चेकलिस्ट पॉइंट्स हमने अपनी वेबसाइट BOP.in के ऊपर रखे हुए हैं। प्री पोजेशन चेकलिस्ट आप प्लीज जाइए और उसमें चेक करिए। सो इट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव, अराउंड 30-40 पॉइंट्स होते हैं अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें चेक करना चाहते हैं। या उसका इजी सॉल्यूशन ये है कि किसी आर्किटेक्ट को या किसी एजेंसीज भी हैं जो आपको ये पोजेशन हैंडओवर में हेल्प करती हैं, उनको प्लीज अपॉइंट करिए, या अपने प्रॉपर्टी ब्रोकर इफ इज नो हाउ है इस सब्जेक्ट मैटर में तो उसको आप अपॉइंट करिए व्हाइल टेकिंग पोजेशन। शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो मच। और अब चलते चलते देखेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर। गुरुवार शाम को अलग तेलंगाना का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। भारी हंगामे के बाद राज्यसभा में तेलंगाना बिल पास हुआ। अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से हरी झंडी मिलते ही देश का 29वां राज्य अस्तित्व में आ जाएगा।
लोकसभा में तेलंगाना बिल पहले ही पास हो चुका है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद 2 राज्य बनेंगे, एक होगा तेलंगाना और दूसरा सीमांध्र। 5 साल तक सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। पूरे मसले में अच्छी बात यह है कि ब्रांड हैदराबाद पर कोई खास असर नहीं होगा। अगले 10 साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी बनी रहेगी और ये स्टेबिलिटी यहाँ की इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा सीमांध्र की भी राजधानी चुनी जाएगी, यानी रियल एस्टेट के मौके और बढ़ेंगे। तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद रियल्टी मार्केट पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल लेंगे आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे रियल एस्टेट टीवी में।